मुझे एक बड़ी दिलचस्प बात ये भी लगती है कि जब आप ढोलपुर हाउस में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो बड़ा ही एक टेंस सा माहौल रहता है। अगर उस माहौल के बारे में आप कुछ बता पाएं। जब आप जो आपका एक्चुअल इंटरव्यू बोर्ड है, रूम है, उसके जस्ट बाहर वाली सीट पे जब हॉट सीट पे आप वेट करते हो ना, तो वो बहुत ही आपका हाई लेवल ऑफ तो बिल्कुल ऑपरेशन थिएटर वाली फील नहीं आती कि बस ऑपरेशन होने वाला है अपना। बिल्कुल ऑपरेशन थिएटर वाली फुल फील होती है। आपको लगता है आपका हार्ट पैल्पिलेट कर रहा है एट अ ग्रेटर स्पीड देन इमेजिन। तो व्हेन आई एंटर, मुझसे तो काफ़ी बाउंसर सवाल पूछे गए। जैसे मुझसे पूछा गया कि लद्दाख में कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं। सो उस समय मुझे नहीं आता था आंसर ये, तो तब मैं नहीं बोल पाई। पर आई कैन नॉट गेस दैट। इट्स नॉट लाइक कि इंडियन गवर्नमेंट सारी चीज़ें सही कर रही है, लेकिन आप सिर्फ उनको बैश कर रहे हो, वो नहीं एक्सेप्ट। डांटते तो नहीं है पैनलिस्ट? नो नो नो, आई कैन डू इट देन यू कैन डू इट। स्वागत है आपका यूपीएससी एक्स्ट्रा क्लास में। और आज हमारे साथ है अंजलि बिरला, आईआरपीएस ऑफिसर। बताएंगी कि कैसे यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि देश ही नहीं दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम इसे माना जाता है। अंजलि, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ तक पर। अंजलि, आप एक आईआरपीएस ऑफिसर हैं और चर्चित भी रहती हैं काफ़ी, और अंजलि से ज़रूर जाननी चाहिए कि कैसे यूपीएससी के लिए जो है वो प्रिपेयर किया जाए, किस तरह से प्रेपरेशन जो है अपनी रखी जाए। तो शुरू से शुरू करेंगे, इंटरव्यू पे फोकस करेंगे, क्योंकि यूपीएससी दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा बताई जाती है और इस कठिन परीक्षा का सबसे कठिन जो पार्ट होता है वो इंटरव्यू बताया जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बाकी दो आसान है, लेकिन कठिन रहता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू पर फोकस करके बात करेंगे। कई लोग हैं, छात्र हैं, पूछते हैं कि किस तरह अपने आप को प्रेजेंट किया जाए इंटरव्यू में, क्या वो। चलिए पहले बॉडी लैंग्वेज से ही शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि जब भी आप एंटर करते हैं एक रूम में तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो सबसे पहले आपके साथ चल कर आती है। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट मैं ये स्टार्टिंग में कहना चाहूँगी कि इंटरव्यू को हम पीटी बोलते हैं और केटी नहीं। तो ये हमारा एक पर्सनैलिटी टेस्ट है, नॉलेज टेस्ट नहीं है। सो आप अपनी बॉडी लैंग्वेज पे फोकस करिए। आप कैसे अपने आप को कैरी कर रहे हैं, आप कैसे जवाब दे रहे हैं, क्या आप स्माइल कर रहे हैं, क्या आप आदर दे रहे हैं, क्या आप उनके जो प्रश्न हैं वो पूरा सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, और आपके जवाब में आप अपनी एक पर्सनालिटी को झलका पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो हमें प्रेपरेशन टाइम है उसको हम बहुत सही से यूटिलाइज़ करें। जो इंटरव्यू के लिए हमारे लिए प्रेपरेशन टाइम है, तो उन जो 2.5 महीनों जो हमें मिलते हैं उनको हमें एक फोकस रखना चाहिए कि हम वो प्रिटेंड ना करें जो हम ना हैं, पर हम वो अपने आप को जाने, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, इसको हम जाने, और फिर वी प्ले बाय आवर स्ट्रेंथ एंड हाइड आवर वीकनेसेस। ये एक जो जनरल जो एक सेइंग है वो वहाँ पे भी बहुत एप्लीकेबल होती है। तो उसी तरह से जब आप अपनी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब एस्पेक्ट्स आपको बिल्कुल ध्यान में रखने चाहिए। और क्योंकि यहाँ बॉडी लैंग्वेज की बात करो अंजलि, आपने कहा कि जो हम नहीं हैं वैसा प्रिटेंड नहीं करना चाहिए। तो ऐसा हो सकता है कि कई जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप में एकदम आइडियल दिखने के लिए, हो सकता है एक पर्टिकुलर मे बी एक साड़ी पहन कर जाएं या एक पर्टिकुलर कोई गेटअप लेकर जाएं जिसमें वो एकदम आइडियल यूपीएससी ऑफिसर दिख रहे हैं एकदम। ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? नहीं, ऑफ कोर्स आपका जो अटायर है वो प्रेजेंटेबल रहना चाहिए। इनफैक्ट जिस एरिया से आप बिलोंग करते हैं उसका अगर आप कुछ पहने सटली, मतलब इट शुड नॉट बी राइट ऑन द फेस, हाँ, बट सटली हो। जैसे मैं कोटा से बिलोंग करती हूँ तो मैंने कोटा डोरिया की साड़ी पहनी थी। सो कभी कभार क्या, अगर लेडी मेंबर होती हैं तो वो पहचान जाती हैं, तो वो फिर आपको एक चीज़ दिखाती है कि हाँ ये अपने रूट से कनेक्टेड है। तो इस तरह से आप अपने अटायर से भी एक क्वेश्चन जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं और अपना इंटरव्यू एक जगह मोड़ सकते हैं, और आप अपनी एक पर्सनालिटी भी झलका सकते हैं कि हाँ हम कितने ग्राउंडेड हैं, हमें पता है हम जहाँ से बिलोंग करते हैं उसकी क्या खासियत है। अच्छा, यहाँ एक बात और, मुझे याद है जब अपाला मिश्रा जो थी उनका भी हमने इंटरव्यू किया था, और जब यूपीएससी के इंटरव्यू में जब वो पहुंची थी तो जैसे आपने कहा कि अपने कल्चर की साड़ी, तो ऐसे ही वो भी एक पर्टिकुलर साड़ी पहन कर गई थी और उससे रिलेटेड उनसे ग्रिलिंग कर ली गई थी कि साड़ी के पल्लू पे जो बॉर्डर है वो क्या कहता है, वो कहाँ से है। तो वो कहीं ना कहीं और भी एंड अप आपको करा देता है।
वो तो बिल्कुल है ही सही, बट ये आपको मतलब एक तरीके से यू कैन प्रिडिक्ट क्वेश्चंस, एंड अपाला स्कोर्ड रियली वेल इन इंटरव्यू, सो आई एम श्योर कि उस चीज़ का भी इम्पैक्ट आया होगा, दैट शी गेव अ थॉट कि भाई वो क्या पहन रही हैं, उस पर उन्होंने विचार किया कि ये भी मेरी एक पर्सनैलिटी जहाँ से मैं आ रही हूँ उसे दर्शाए। इसके अलावा बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप पैनलिस्ट हैं मैं यूपीएससी का इंटरव्यू देने आई हूँ और मैं एंटर करूँ तो मैं कैसे एंटर करूँ, क्योंकि ये जो आपके मैनरिज्म आप बोल लीजिए या आपकी जो कर्टसी है वो देखी जाती है इंटरव्यू में, क्योंकि सबसे पहले जब आप चलकर आते हैं, मैं आपके सामने चलकर आई तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि ये किस कॉन्फिडेंस से इंसान आ रहा है, या फिर जो आकर मैं किस तरह ग्रीट कर रही हूँ आपको, तो वो किस तरह से होना चाहिए जैसे ही आप एक अंदर आते हैं पैनलिस्ट के सामने। So I always say कि it's not about what you say, it's about what you make them feel. तो आप उनको क्या फील करा रहे हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो स्टार्ट हो जाता है जैसे ही आप एंटर होते हो कमरे में। तो आप जब कमरे में एंटर हुए, मतलब मैं यहाँ पे बहुत बोल सकती हूँ कि ये ऐसे करो वैसे करो, बट उस समय जो एंजाइटी लेवल होती है वो बहुत हाई रहती है। आपको लगता है कि कितनी सारी चीज़ें आपकी इस इंटरव्यू राउंड पे डिपेंड करती हैं, सो नेचुरली वो अनईजीनेस रहती है, बट ऑलवेज कैरी अ स्माइल एंड जस्ट गो अहेड, आप सबको ग्रीट करिए। ऐसे ही नहीं कि जो सेंटर में चेयरमैन चेयर पे सीट बैठी हैं उनको आप सिर्फ ग्रीट करें, नहीं, आप सारे जो पैनलिस्ट हैं उनको आप ग्रीट करिए, और फिर आप मतलब मोस्टली वो आगे बढ़ के ही बोल देते हैं कि प्लीज़ टेक योर चेयर, बट अगर वो नहीं बोलते तो आप वेट करिए फॉर देम टू से, एंड देन फिर आप अपने चेयर पे अपने आप को कंफर्टेबल करिए। तो मतलब जब हम चेयर पर बैठते हैं यूपीएससी, मतलब अगर वो आपको कहें या उसका आप इंतजार करें या आप सीधा कहें कि कैन आई सिट, कैन आई हैव अ सीट? सो मोस्टली वो जेस्चर कर देते हैं, बट इन केस वो जेस्चर नहीं करते तो वेंस यू हैव ग्रीटेड ऑल, तो आप एक बार वेट करें कि फॉर देम टू से। अच्छा, इसके अलावा मुझे एक बड़ी दिलचस्प बात ये भी लगती है कि जब आप ढोलपुर हाउस में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो बड़ा ही एक टेंस सा माहौल रहता है, अगर उस माहौल के बारे में आप कुछ बता पाएं। जी बिल्कुल, बहुत टेंस माहौल रहता है। इनफैक्ट सबके पेरेंट्स आते हैं वहाँ पे छोड़ने, एंड गार्जियंस आते हैं, एंड देन फिर अंदर आपको एक 6 लोगों के ग्रुप में बांट दिया जाता है। सो देन आपको पता नहीं होता आपका बोर्ड कौन सा है, आप किस बोर्ड में फॉल कर रहे हैं, बट फिर आपको लेटर ऑन वो बता देते हैं कि ये इस नंबर पे जाएगा, लाइक ये तुम्हारी सेकंड टर्न है, थर्ड टर्न है। सो आई रिमेंबर, आई थिंक आई वाज थर्ड टर्न, सो मेरी मिडिल टर्न थी। तो आप देखते हो एक एक बच्चा जा रहा है, एंड देन फिर सो वो एंजाइटी लेवल ग्रो होती जाती है, बट देयर इज़ ऑल्सो कैंटीन, तो वहाँ पे आपको टी एंड कॉफ़ी सर्व होती रहती है। सो ये माहौल रहता है, एंड दिस इज़ ऑल ओके। बट जब आप जो आपका एक्चुअल इंटरव्यू बोर्ड है, रूम है, उसके जस्ट बाहर वाली सीट पे, जब हॉट सीट पे आप वेट करते हो ना, तो वो बहुत ही आपका हाई लेवल ऑफ तो बिल्कुल ऑपरेशन थिएटर वाली फील नहीं आती कि बस ऑपरेशन होने वाला है अपना? बिल्कुल बिल्कुल, ऑपरेशन थिएटर वाली फुल फील होती है। आपको लगता है आपका हार्ट पैल्पिलेट कर रहा है एट अ ग्रेटर स्पीड देन इमेजिन। बट आई थिंक वो 10 मिनट आर ऑल दैट इट टेक्स। वहाँ पे भी पानी रहता है, सो इफ़ यू कैन काम योर सेल्फ डाउन, एंड देन फिर वंस यू एंटर तो आप 10 मिनट आई थिंक वो रहता है, बट आफ्टर 10 मिनट्स आप थोड़े ईज डाउन हो जाते हैं। एंड बाय एंड लार्ज पैनलिस्ट जो भी होते हैं वो काफ़ी सीनियर ऑफिसर्स रहते हैं, सो दे आर वेरी कॉर्डाइल। वो आपको ऐसे इस इंटेंशन से नहीं आते कि वो आपको ग्रिल करें, वो आपके एक जनरल अंडरस्टैंडिंग बैठाने के लिए आते हैं कि आप क्या हो। तो आपको इसी अप्रोच से जाना चाहिए कि वो काफ़ी कॉर्डाइल रहेंगे आपके साथ, स्वीट रहेंगे, और आप भी उनको स्वीटली ही आंसर दीजिए। अच्छा, अब कुर्सी पे तो बैठ गया एक जो कैंडिडेट है, एस्पिरेंट है, उसके आगे की कहानी पर बाद में आएंगे कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। थोड़ा पीछे चलेंगे, बात करेंगे कि आइडियली किस तरह एक इंटरव्यू की प्रेपरेशन रहनी चाहिए। मतलब मैं ये बात मानती हूँ कि यहाँ बैठ के दो बात कर लें कि ऐसा करना चाहिए और वैसा करना चाहिए, मतलब शुड बिजनेस में बिल्कुल नहीं जाऊँगी, क्योंकि हर किसी के लिए जो है अलग तरह की स्ट्रैटेजी वर्क करती है। लेकिन अपने एक्सपीरियंस से ज़रूर आप जो भी आप अपनी समझ से ज़रूर बता सकते हैं कि जो भी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसे क्या चीज़ें जो हैं वो ध्यान में रखनी ही रखनी है।
जब आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक तो आप ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मानिए कि आपको 2.5 महीने एक्सक्लूसिवली सिर्फ इसलिए दिए जा रहे हैं कि आप अपने आप को पहचानिए। इस चीज़ को आप स्किप ना करें। आपका नेचर क्या है, आपके लाइक्स क्या हैं, आपके डिसलाइक्स क्या हैं, आप अपने आप में बिल्कुल श्योरिटी होके जाइए। तो इसके लिए भी आप 50 क्वेश्चंस कर सकते हैं प्रिपेयर। एंड देन 50 क्वेश्चंस जब आपके ये क्लियर हो कि हाँ मुझे ये पसंद है, मैं किस तरह का इंसान हूँ, क्या मेरे अंदर संवेदनशीलता है या नहीं है, एम्पैथी है या नहीं है, और नहीं है तो फिर क्या ये मेरे लिए जॉब सूटेबल है या नहीं है, क्योंकि एज अ पब्लिक सर्वेंट आपको पब्लिक सर्विस वाला इमोशन रहना ही चाहिए। और मैं किस लेवल पे लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, मैं इस सर्विस में क्यों जाना चाहता हूँ, जब ये जो बुनियादी सवाल हैं ये जब इंसान के क्लियर हो जाते हैं तो उनके लिए जो है इंटरव्यू प्रिपरेशन और इंटरव्यू का हॉट सीट वो भी काफ़ी इजी रहती है। फिर जब आप सेकंड स्टेज पे आप डैफ अपना बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए, जो डिटेल्ड फॉर्म है, और जो आपने हॉबीज़ लिखी हैं, आपका स्कूल कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ की हिस्ट्री, वहाँ का कल्चर। वंस डैफ इज़ प्रिपेयर्ड, सो ऑलमोस्ट लाइक एक 300 क्वेश्चंस का आपके पास क्वेश्चन बैंक बन जाता है। द क्वेश्चंस आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं जो, एंड देन उसके साथ साथ आप न्यूज़पेपर चलाते रहिए, जो आपके 2-3 न्यूज़पेपर एटलीस्ट आप इन द मीन टाइम करिए। बाकी अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए एंड अपने आप को एक सौभाग्यशाली भी मानिए और अपने आप को वो क्रेडिट दीजिए कि आप मेंस क्लियर कर आए, स्टेज पे पहुँचे हैं, तो मतलब आप में कुछ खूबी तो होगी सही, बस उस खूबी को और निखार कर उनको दिखाना है। और क्योंकि आपने यहाँ पर डैफ का जिक्र किया, डैफ मतलब मैं ज़्यादातर जहाँ भी सुनती हूँ, क्योंकि आपकी समझ इसमें ज़्यादा है, इसलिए आपसे जानना चाहेंगे कि डैफ कहा जाता है कि डैफ में आप जो भी लिखें वो बड़ा सोच समझ कर लिखिए, क्योंकि उसकी पूरी हिस्ट्री तक जो है पैनलिस्ट जा सकते हैं आराम से। एग्जैक्टली मतलब अगर आप हॉबी लिख रहे हैं और उसमें आप सपोजिटली बैडमिंटन लिख रहे हैं और फिर बैडमिंटन के अगर वो बेसिक रूल्स अगर आपसे पूछ लें तो फिर अगर आप ये नहीं बोल सकते आई डोंट नो, बिकॉज इट्स योर हॉबी, सो दे एक्सपेक्ट कि आपको रूल्स वगैरह तो आते हैं इफ़ यू आर प्लेइंग बैडमिंटन। तो एक सर्टन लेवल तक, मतलब इफ़ देर आर 5 लेवल्स, तो आई वुड से लेवल 2 तक आप हर चीज़ में जाइए जो भी आपने डैफ पे लिखा है। इतना ज़्यादा मत घुसिए कि भाई बैडमिंटन कोर्ट किस साइज़ का होता है, कॉक किस साइज़ की, मतलब कैंडिडेट्स गो टू दैट लेंथ, उस लेंथ पे नहीं जाके, बट एक सर्टन 2 लेवल तक की कि भाई नेशनल हमारे बैडमिंटन प्लेयर्स कौन है, इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर्स कौन से, तो वो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग डैफ की आपको होनी चाहिए। और बात करें कई बार, क्योंकि हम अभी इंटरव्यू के पहले की बात कर रहे हैं, अभी हम उसी स्टेज पर हैं कि इंटरव्यू के पहले काफ़ी नर्वसनेस होती होगी, जैसे हमने कहा कि ढोलपुर हाउस में जब आप घुसते हैं, हॉट सीट पर होते हैं, किस तरह की एंजाइटी रहती है। उसके पहले भी जैसे आपने कहा कि 2 महीने मिलते हैं, इस 2 महीने में किस तरह काम बनाए रखने चाहिए कि जो टाइम मिला है उसमें प्रेपरेशन पर ही फोकस रहे, ना कि एंजाइटी और फालतू की टेंशन लें। आई थिंक बेस्ट वे है कि आप अगर आपके कोई ऑफिसर्स दोस्त हैं तो उनसे टच में रहें और आप ये भी पूछते रहें कि क्या सर्विसेज में आपको मिलती हैं, क्या क्या अलग टाइप की सर्विसेज होती हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस आपको कैरी ऑन करनी चाहिए। एंड लाइफ जो है वो बड़ी है एग्ज़ाम से, और तो इससे आपको जनरल एक कामनेस आती है अपने अंदर कि हाँ सही है, ये भी तो हमारे जैसे ही हैं जिन्होंने क्लियर करा है, उससे काफ़ी कामनेस और अपने अंदर आती है। एंड मॉक इंटरव्यूज़ आई थिंक प्ले अ गुड अमाउंट ऑफ इनफ फोकस आपका होना चाहिए मॉक इंटरव्यूज़ में, बिकॉज आजकल काफ़ी अच्छे इंटरव्यूज़ पैनल सेटअप होते हैं बाय कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, वो भी एक्स ऑफिसर्स को ही बुलाते हैं। सो मॉक इंटरव्यूज़ जब आप देते हैं उनमें आप जिस तरह से परफॉर्म करते हैं, वो फीडबैक जो आपको आता है उसको आप कैसे इनकॉर्पोरेट करें, एंड देन जब आप ये सब करते हैं तो फिर आप थोड़ी आपकी कामनेस आते हैं कि हाँ आई कैन डू इट। जी। और जैसे मैं मॉक इंटरव्यूज़ की अभी आपसे बात करने ही वाली थी कि मॉक इंटरव्यूज़ हैं या फिर कोचिंग क्लासेस कह लीजिए या मॉक इंटरव्यूज़ देख लीजिए, तो इनमें से क्या-क्या चीज़ें हैं जो आपको प्रिपेयर कर पाएंगे? जैसे कई जो स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स थे आज ऑफिसर्स बन गए हैं, वो कहते हैं कि मिरर एक्सरसाइजेस वो करते थे, तो ऐसा कुछ आप भी सजेस्ट करेंगे? Absolutely. Mirror exercises, talking to your friends, talking to people who are also giving interview, उनका इंटरव्यू आप भी लीजिए। आई ऑलवेज से दिस टू एस्पिरेंट्स कि जब आप किसी चीज़ को देने जा रहे हैं एग्ज़ाम को,
आप एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। सो सपोजिटली आपके जो इंटरव्यू आपके साथ दे रहे हैं, आप बोलिए कि आज मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेती हूँ, तो आपको जब रियलाइज़ होगा जब आप एज एन एग्जामिनर बैठेंगे कि आप कितना रजिस्टर करते हैं जब दूसरा इंसान बोलते हैं, आपको क्या उसमें पसंद आया, क्या उसका आपको अलग बात रखी। सो मिरर एक्सरसाइजेज टॉकिंग टू फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स, क्योंकि क्या फैमिली मेम्बर्स आर वेरी क्लोज टू यू, देव सीन यू ग्रो अप, तो उनको पता है कि आप में क्या अच्छाई है, क्या आपके स्ट्रेंथ पॉइंट्स हैं, तो उनसे कैंडिड डिस्कशन से काफ़ी चीज़ें निकलती हैं। मैंने भी ये करा, मेरे भी फ्रेंड्स रहे, फैमिली रहे, मैंने उनको बोला आप मुझे बताओ मैं कैसे बिहेव करूं, और मैंने उनसे बोला कि आप मुझे मेरी इंटरव्यू लीजिए 15-20 मिनट का। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स हेल्प। अच्छा, अब चलते हैं इंटरव्यू के अंदर। कुर्सी पर कैंडिडेट को तो हमने बिठा ही दिया था। अब बात करते हैं कि जब कैंडिडेट कुर्सी पर बैठता है, उससे शुरुआती सवाल जो होते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि शुरुआत में एकदम बाउंसर कुछ आ जाएगा, शुरुआत बेसिक से होगी कि किस तरह के सवाल होते हैं, आप बेहतर बता पाएंगे। सो ये अगेन डिफरेंट फॉर डिफरेंट बोर्ड्स। सो व्हेन आई एंटर्ड, मुझसे तो काफ़ी बाउंसर सवाल पूछे गए। अच्छा। हाँ, तो आई एंटर्ड कामली एंड आई थॉट कि भाई जनरल पूछेंगे कि कहाँ से पढ़ाई करी, एंड वाई पॉल साइंस ऑप्शनल, या वाई डू यू वांट टू जॉइन सिविल सर्विसेज, सिंपल। बट मैम थी, तो मैम ने इतनी ज़्यादा अपने बुनियाद मतलब केस स्टडी, एथिक्स केस स्टडी, पूरे केस स्टडी बोली, एंड देन फिर बोला कि आप कैसे उस पर रिएक्ट करेंगे। सो वो थोड़ा मेरे लिए शेकी मोमेंट हो गया था कि वहाँ पे तो आपको ऐसा लगता है फॉर दो 5-10 मिनट्स वंस यू वेंटर्ड कि आपको कुछ अभी तो समझ ही नहीं आएगा। तो बट आप अपना टाइम ले सकते हैं। आप अगर कोई ऐसे बाउंसर क्वेश्चन आ जाते हैं कभी इन एंटायर कोर्स ऑफ द इंटरव्यू, और आपको लगता है कि आप रिकलेक्ट कर सकते हैं उसे, आपको कुछ टाइम चाहिए, तो यू कैन ऑलवेज बाय टाइम। You can always say just ma'am can I take 2 seconds, 2 minutes, 10 seconds, 15 seconds, and आप वो 10-15 seconds लीजिए, ट्राई करिए सोचने का, और अगर आपको आता है आंसर तो आप आंसर दे दीजिए, और जितना आता है उतना दीजिए, एंड देन यू कैन से कि दिस इज़ ऑल आई कैन रिकलेक्ट एट द मोमेंट, एंड अदरवाइज समथिंग और कुछ बहुत ही ऑफ बीट आपको सवाल पूछ लिया जाए विच इज़ वेरी फैक्चुअल इन नेचर, जिसका सवाल मतलब लाइक इट कुड ओनली बी अ नंबर। जैसे मुझसे पूछा गया कि लद्दाख में कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सो उस समय मुझे नहीं आता था आंसर ये, तो तब मैं नहीं बोल पाई, पर आई कैन नॉट गेस दैट। सो डोंट टेक चांस इन सच क्वेश्चंस। आप ये नहीं बोल सकते शायद 3 हैं, शायद 2 हैं, नहीं, आप फिर ये बोलिए सॉरी सर आई डोंट नो विद अ स्माइल, एंड आई डोंट थिंक दे टेक ऑफेंस ऑफ दैट, क्योंकि हर चीज़ नहीं जान सकता। बट सो यू कैन ऑल्सो रिफ्यूज़ पोलाइटली, एंड बाकी अगर आपको कुछ लगता है कि आप आंसर दे सकते हैं तो उसको जितना आपकी नॉलेज है उस पर एज पर नॉलेज। और अंजलि, जैसे कभी एनालिटिकल अगर सवाल आते हैं कि रशिया यूक्रेन में क्या हो रहा है, या देश में क्या हो रहा है, किसी भी इशू को लेकर आते हैं जिस पर आपका ओपिनियन जो होता है वहाँ वो टेस्ट हो रहा होता है, तो कहीं ना कहीं तब लगता है कि आपकी अप्रोच, मतलब उस वक्त क्या लगता है कि अप्रोच अपनी आइडियल पॉलिटिकली करेक्ट अप्रोच मैं दिखाऊं, या फिर वो दिखाऊं जो मैं सच में सोचता हूं? सो 2 कंसिडरेशंस आपको रखनी चाहिए इसमें कि फर्स्टली आप फैक्ट्स तो स्टेट करें सही, मतलब ऐसा ना हो कि आपका ओपिनियन जो फैक्ट है उससे ही अलग हो कि नहीं हमारा तो वॉर हो ही नहीं रही। सो ये आप ऐसा एब्सर्ड ओपिनियन नहीं दे सकते। लेकिन सेकेंडली आप ये भी कंसिडर करें कि आप एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप गवर्नमेंट सर्विस के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप गवर्नमेंट को एकदम स्केथिंग जो क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप ये बता सकते हैं कि हाँ गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया वो मेरी नॉलेज से प्रॉब्लली आई हैव हाफ नॉलेज, तो उन्होंने ये कंसिडर करके लिया होगा विच इज़ फाइन, बट आई थिंक कि इसमें ये एडिशन हो सकता है, तो आप उनको एज एन इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। मतलब कुछ आपका क्रिटिसिज्म अगर गवर्नमेंट का हो भी सही तो वो सब्सटैंशियल हो, वो एक जो गुड क्रिटिसिज्म बोलते हैं वो हो एकदम, मतलब कि और उसे आप लॉजिक के साथ बैक कर पाएं। एग्जैक्टली। सो देन वो एक्सेप्ट करते हैं क्रिटिसिज्म, क्योंकि इट्स नॉट लाइक कि इंडियन गवर्नमेंट सारी चीज़ें सही कर रही है, लेकिन आप सिर्फ उनको बैश कर रहे हो वो नहीं एक्सेप्टेबल। आप कुछ एज एन ऑफिसर, क्योंकि आप पोस्ट होल्ड करोगे, तो आप किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हो वो आप बिल्कुल ऐड कर सकते हैं अपने ओपिनियन में।
और क्योंकि कई बार एस्पिरेंट से होता है, सवाल तो काफी तरह के आते हैं, लेकिन बाउंसर आ जाते हैं तो एस्पिरेंट जो है घबरा जाते हैं कि अब क्या करें, अब क्या बोलें। अब जैसे आपने कहा कि अगर कोई फैक्चुअल ही आंसर है उसका, यानी कि अगर कोई नंबर में ही उसका आंसर है, तो उसको तो आप गलत गेस कर ही नहीं सकते, क्योंकि वहां मे बी यू विल लुक लाइक अ फूल, मे बी यू लुक लाइक दैट। बट और सिचुएशंस में अगर आप थोड़ा अनश्योर हैं, या आप मे बी रशिया यूक्रेन फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि काफी एस्पिरेंट से ये पिछले साल काफी पूछा गया, रशिया रशिया यूक्रेन, यू टू No, no, I was before that. बिफोर दैट, wait. सो नॉट रशिया यूक्रेन बट समथिंग फॉर श्योर। Yeah. तो रशिया यूक्रेन पर जैसा पूछा गया, तो मे बी हो सकता है आपको थोड़ी बहुत ऊपरी तौर से नॉलेज हो उसकी, लेकिन पूरी डेप्थ में आपको नहीं पता कि क्यों, क्या, कैसे हुआ। तो ऐसे सिचुएशंस में जब आप थोड़े से अनश्योर हैं, तब अपना आधा अधूरा जवाब देना चाहिए या नहीं? आई थिंक देना चाहिए। मैंने तो दिए, क्योंकि फिर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हो जाएंगे जिसमें आपने कुछ नहीं बोला, सो फिर दैट ऑल्सो डजंट लुक गुड। सो आपको जितना आपका है नॉलेज उसको देना चाहिए, एंड देन यू कैन एंड इट विद एज पर माई नॉलेज सर, और आई कैन ओनली रिकलेक्ट दिस मच एट द मोमेंट। बस इन दो चीज़ों से अगर आप एंड कर रहे हैं तो इट्स एक्सेप्टेबल। और बट अगर बहुत ओवर ग्रिलिंग हो जाए तो फिर आप बोल सकते हैं सर, इट वाज आई वाज नॉट अवेयर फॉर इट, बट आई विल श्योरली रीड अप ऑन इट। I'm sorry that it slipped from that I skipped from my mind. तो डांटते तो नहीं Something. है पैनलिस्ट? No, no, no. That's what I'm saying. क्योंकि वो इतने experienced हैं, वो आप में मतलब they are of your parents' age, so they are very cordial. वो समझते हैं, वो भी उस stage से actually गुजरे हुए हैं, so वो समझते हैं इन सब चीज़ों को। क्योंकि आमतौर पर अंजलि ऐसा मतलब काफी परसेप्शन है कि भाई ये काला सा रूम होगा, उसमें पता नहीं कौन से डिग्री वाला टॉर्चर होगा, और वहां पर कैंडिडेट्स के साथ क्या होगा पता नहीं, लेकिन वैसा कुछ नहीं, nothing at all. वैसा कुछ भी नहीं। No, it's just a normal placement interview, if you can say that only. कॉन्वर्जेशन। A conversation, and that's what they're looking for. They're looking for intelligent dialogue. Right. They are looking for directed dialogue. मतलब आपका ऐसा जो इंटरव्यू हो वो डायरेक्टेड हो, इंटेलिजेंट हो, तो वो भी इंजॉय करेंगे उस कॉन्वर्जेशन को, इस इंटरव्यू को, और उसी हिसाब से आपको मार्क्स देंगे। दैट इज़ व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। जी, और इसका नाम भी है पर्सनालिटी टेस्ट, ना कि इंटरव्यू। तो ये मतलब अगर आप लोगों को, एस्पिरेंट्स को और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ बता पाएं कि इसमें आपकी पर्सनालिटी टेस्ट होती है, और वही सोचकर कैंडिडेट्स वहाँ जाएं। एग्जैक्टली मैंने जैसे आपको बताया ही कि आपकी जो क्वालिटीज़ है कि आप में कितनी एम्पैथी है, आप में कितना सर्विस का ड्राइव है, आप में दूसरे लोगों की परेशानी समझने की शक्ति है या नहीं है, आप दूसरे लोगों की बातें सुनते हैं या नहीं है। तो इसलिए मतलब मैंने नोटिस किया है, और कई जो एस्पिरेंट्स ने बताया फिर अपना, कि वो जो इंटरव्यूअर है, जो पैनलिस्ट हैं, उनको क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं करने देते और वो जंप कर जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं कि मुझे आंसर आता है, बट उससे क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है कि इसको तो सुनने की ही आदत नहीं है। बट एज अ पब्लिक सर्वेंट आपको पब्लिक हियरिंग इज़ अ मेजर पार्ट। सो आप सुन रहे हो क्वेश्चन पूरा या नहीं सुन रहे हो, आप उनको किस तरह से डील कर रहे हैं। जब अगर कोई क्वेश्चन एकदम बाउंसी क्वेश्चंस वो जानबूझ के देते हैं, आपकी ये पर्सनालिटी ट्रेट चेक करने के लिए कि आप कहीं बहुत अंडर प्रेशर तो नहीं आ रहे, आपके हाथ कहीं स्वेट तो नहीं कर रहे, आप कहीं अंडर कॉन्फिडेंट दिख तो नहीं रहे। सो ये जब आप बाउंसी क्वेश्चंस अगर आ भी जाएँ तो वो जस्ट फॉर इसलिए चेक नहीं कर रहे कि आप उसको आता है या नहीं आता है। कैंडिडेट्स एकदम लिटरल ले जाते हैं, दे आर गोइंग बियॉन्ड दैट कि भाई नहीं, इसका रिएक्शन क्या हो रहा है अगर इसको नहीं आ रहा तो। सो आप इवन इफ बाउंसी क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, दोज पीपल हैव स्कोर्ड मोर। ये भी देखा गया है, अगर वो काम रहे हैं तो इट्स नॉट कि आपने कितना बोला है कि सॉरी सर आई डोंट नो, बट अगर आपने काम रहे हैं या नहीं है, आपको स्वेटिंग होने लग गई या आप थोड़े इरिटेटेबल होने लग गए, तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो 30 मिनट 40 मिनट पौन घंटे का ड्यूरेशन होता है इंटरव्यू में, वो पर्सनालिटी ट्रेट्स कैसे चेक करेंगे, ऐसे ही चेक करेंगे। और क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं अप्रोच की, तो जब भी एनालिटिकल सवाल पूछे जाते हैं, हो सकता है कोई कंट्रोवर्शियल सवाल भी आपसे पूछे जाएं, देश में, विदेश में, अब्रॉड, कोई भी ऐसे कंट्रोवर्शियल सवाल पूछे जाएं, तो क्या आपको, जैसे मैंने शुरू में भी कहा, कि क्या आपको थोड़ा सा वहाँ पर पॉलिटिकली करेक्ट साउंड करना चाहिए कि आई शुडंट साउंड लाइक दैट?
यस, आई मीन जब मैं इंटरव्यू दे रही थी तब सीएए और एनआरसी का काफ़ी हॉट एंड बर्निंग इशू था. सो वो एक काफ़ी टॉपिक ऑफ डिस्कशन रह रहा था कि अगर ऐसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछे जाए तो उनको कैसे टैकल करें. सो नेचुरल लाइन यही रहती है कि आप गवर्नमेंट लाइन से एकदम मतलब उल्टा नहीं जाएं, आप गवर्नमेंट लाइन को रिस्पेक्ट करें, क्योंकि गवर्नमेंट एक सिंगल इंसान तो है नहीं, इट्स अ होल इंस्टीट्यूशन. तो उनके पास शायद ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, वो ज़्यादा ग्राउंड रियलिटीज़ से डील कर रहे हैं, और जो ऑफिसर्स वहाँ पे पैनलिस्ट में बैठे हैं वो भी ग्राउंड रियलिटीज़ से डील कर चुके हैं एट देयर टाइम. सो आप कुछ ऐसा नहीं बोलिए कि नहीं इंडियन गवर्नमेंट तो ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, मतलब तो वो बोलेंगे नहीं ये प्रैक्टिकली नहीं है ग्राउंड रियलिटी में. सो वो एक अज्यूम कर लेंगे कि ये तो बस इसको ये ग्राउंड से टच ही नहीं है. सो आप जब ऐसे कंट्रोवर्शियल इश्यूज आ जाएं तो आप एक जो न्यूज़पेपर की लाइन है, एक गवर्नमेंट की लाइन है, उसको आप मोर और लेस रखिए अपने दिमाग में और अपने आंसर में. बट आप अगर आपके पास है सजेशन देने को तो वही एज एन इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं कि हाँ अभी गवर्नमेंट सीए एनआरसी लागू कर रही है, इट इज़ फॉर गुड बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ रेफ्यूजी इशू एंड बट हम ये चाहते हैं कि एक कंसेंसस भी डेवलप हो, वी कैन पुट दैट. तो इस तरह से बैलेंस्ड आर्ग्यूमेंट जो आप दे सकते हैं, एक बैलेंस आंसर देंगे तो उसमें लगेगा कि हाँ ये एक गवर्नमेंट पपेट भी नहीं है बट ये एक एंटी गवर्नमेंट भी नहीं है, बट इट्स लाइक एक मिडिल अप्रोच है कि हाँ आप गवर्नमेंट की बात को आगे भी रख रहे हैं बट आप ये भी समझ रहे हैं कि हाँ देयर इज़ अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. मतलब वो कीनली इशू में इंटरेस्टेड है, ना कि कोई स्टैंड मुझे लेना है. एग्जैक्टली. अच्छा, इसके अलावा और किस तरह के सवाल जो हैं वो यूपीएससी के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं? कई, क्योंकि ऑब्वियसली हर किसी के डैफ पर डिपेंड ज़रूर करता है, लेकिन लेवल ऑफ क्वेश्चंस कैसा रहता है, या किस तरह के सवाल, जैसे हमने कहा कि जनरल नॉलेज, देश में क्या हो रहा है आपको पता होना चाहिए, बाहर क्या हो रहा है आपको पता होना चाहिए, मतलब यू नीड टू बी फुल्ली अवेयर ऑफ व्हाट देश भर में क्या 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 कुछ हो रहा है. इसके अलावा और कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए? सो डैफ जैसे आपने बोला, तो जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है कभी कभार उनके क्या सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी बैठ जाते हैं पैनल में. सो इन केस अगर आपके ही सब्जेक्ट का कोई सब्जेक्ट एक्सपर्ट हुआ तो वो सब्जेक्ट पे ले जाएगा कॉन्वर्जेशन. सो आपको अपना ऑप्शनल तो एटलीस्ट वेल प्रिपेयर्ड रखना चाहिए. सो मैनी पीपल लीव ऑप्शनल आफ्टर मेंस, तो नहीं आप टच में रहे ऑप्शनल के टिल द इंटरव्यू स्टेज. एंड सेकेंडली आप जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट होता है. सो दे स्टार्ट विद मॉडरेट एंड देन दे टेक यू टू डिफ़िकल्ट लेवल. तो आप भी अपने जो प्रेपरेशन है उसको इसी हिसाब से रखिए कि एंड आपको बहुत कम टाइम मिलता है, तो आप ऐसा नहीं है कि बहुत सारा डेटा दे सकते हैं, बहुत सारी फैक्चुअल चीज़ें डिलीवर कर सकते हैं एट दैट मोमेंट, बट आप एक जनरल अंडरस्टैंडिंग ज़रूर डिलीवर कर सकते हैं. सो वो आपको बिल्कुल रखनी चाहिए. यूजुअली मेंस तक तो चलता है अगर आप एक न्यूज़पेपर भी पढ़ो, बट आई वुड एडवाइस कि उन 2.5 महीनों में एटलीस्ट आप 2-3 न्यूज़पेपर अगर पढ़ते हैं तो आपकी काफ़ी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग हो जाती है. क्योंकि आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट का भी जिक्र किया, पॉल साइंस ऑनर्स आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट था, तो आपसे भी इंटरव्यू में कुछ ऐसा कुछ पूछा गया था पॉल साइंस से रिलेटेड? राइट, हाँ जी. आई थिंक एक सर शायद वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट ही होंगे, तो उन्होंने मेजरली जो उनके 5-6 क्वेश्चंस थे वो पॉल साइंस से ही रिलेटेड थे. उन्होंने यूएसएसआर के बारे में, उसका डिसइंटीग्रेशन, एंड जो यूएसएसआर से अभी जो रिपब्लिक्स बनी हैं 15, उनका करंट प्रेसिडेंशियल, उनका करंट गवर्नमेंट सिस्टम, सो ये सारे क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे. सो या एंड देन फिर बिकॉज ऑफ ऑप्शनल ओनली द सेकेंड सर ऑल्सो पिक्ड अप दैट ओनली, उन्होंने जीएसटी में पॉलिटी वाला एंगल लगा के पूछा था कि उससे एडमिनिस्ट्रेशन में कैसा है. तो कुल मिलाकर जो आपने अपने डैफ में भरा था, जो भी जानकारी भरी थी, उसी के अराउंड ही सवाल आपको नजर आए वहां पर, या फिर या यूं कहें कि जैसे आपने कहा पॉल साइंस ऑनर्स आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट था, तो वहां पर जो आप एक्सपेक्टेशन लेकर गए थे कि ये 3-4 चीज़ें पूछी जा सकती हैं, या ये चार चीज़ें इस वक्त देश में प्रोमिनेंट हैं, ये पूछी जा सकती हैं, उसके अलावा भी उस सर्कल से बाहर भी काफ़ी कुछ पूछा गया? हाँ, एक्चुअली 70% मेरा इंटरव्यू तो सर्कल से बाहर ही था. एंड ऐसा नहीं है कि मैंने कम क्वेश्चंस प्रिपेयर करे, मैंने 500 to 600 क्वेश्चंस प्रीएम्प्ट करके गई थी मैं, बेस्ड ऑन योर डैफ? बेस्ड ऑन माय डैफ एंड एक जनरल जो इश्यूज चल रहे हैं. सो 30% तो वो इन एंड अराउंड ही था, बट काफ़ी बच्चों का मतलब
इट कुड बी कि मेरा थोड़ा अलग चला गया, बट काफ़ी बच्चों का इन एंड अराउंड डैफ ही होता है। और जैसे आम तौर पर जिस भी तरह का एग्जाम होता है उसमें आम तौर पर ये सवाल पूछा जाता है कि कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। वैसे यूपीएससी के इंटरव्यू की बात करें, क्योंकि आपने कहा 2 महीने का वक्त रहता है, एक दिन में कितने अपने घंटे जो हैं वो डिवोट करने चाहिए? सो 2 महीने इज़ नॉट फॉर एवरीवन, क्योंकि क्या इंटरव्यू डेट सबकी अलग अलग आती है, बट 1 महीने का तो सबके पास रहता है। Minimum. मेरा थोड़ा लेटर ऑन था, तो इसलिए मुझे 2 महीने मिल गए थे। जो आप अपनी डायनेमिक रखें, इंटरव्यू में ऐसा नहीं है कि भाई आपको 10 घंटे पढ़ाई करनी है, 12 घंटे पढ़ाई करनी है। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा डायलॉग रखें, जैसे आपने बोला कि मिरर एक्सरसाइजेज एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड मॉक इंटरव्यू। सो आप एक मिक्स रखें कि आप एक इंटरव्यू, आप न्यूज़पेपर को अपना दे रहे हैं चंक 3 आवर्स में भी, एंड देन फिर आप मोस्टली डायलॉग कर रहे हैं और अपने डैफ पे काम कर रहे हैं। अच्छा अंजलि, ये तो हमने काफ़ी कुछ जान लिया इंटरव्यू के बारे में। अगर हम जानना चाहें इसके पहले की जो 2 स्टेजेस होते हैं वो भी बहुत ज़रूरी होते हैं। हालांकि Absolutely. आपकी जो, क्योंकि जो आईक्यू है, जो आपकी जनरल नॉलेज है, मुख्य तौर पर वहाँ टेस्ट कर ली जाती है, इसलिए इसका नाम जो है वो पर्सनालिटी टेस्ट इसीलिए है, क्योंकि इसमें वो आपको जानना चाहते हैं। अब दो जो स्टेजेस पीछे चलते हैं, इन दोनों की तैयारी कैसे की जाए? प्रीलिम्स में तो मैं बोलूँगी एक श्योर शॉट जो मंत्र है वो है सॉल्व एज मेनी टेस्ट पेपर्स एज पॉसिबल। सो आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो तो बिल्कुल करिए ही करिए यूपीएससी के, पर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स देते हैं वो आप टेस्ट बहुत लगाइए, और अगर आप 120 टेस्ट देंगे तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कैसा भी पेपर आए, क्योंकि हम देख रहे हैं दे एवरी ईयर प्रीलिम्स हार्डेस्ट ऑफ द हार्डेस्ट एवर निकलता है। तो कैसा भी पेपर आए आप उसे टैकल कर सकते हैं। एंड आजकल सीसैट भी बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है, तो आई वुड रियली अर्ज कि स्टूडेंट्स सीसैट पढ़ें, स्पेशली जो नॉन टेक्निकल नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हैं। तो अगर वो सीसैट भी पढ़ते हैं और प्रीलिम्स के सबसे ज़्यादा पेपर सॉल्व करते हैं तो वो एक कंफर्टेबल वे में प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा अगले स्टेज मेंस की बात करें, मेंस में अगेन मेंस में वेरी इंपॉर्टेंट है लास्ट 10 इयर्स पेपर, बिकॉज 2013 के बाद पैटर्न चेंज हुआ है। सो 2013 के बाद के जो मेंस के पेपर्स हैं वो आर लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप उनको तो एटलीस्ट सॉल्व करिए GS 1 2 3 4 ऐसे एंड आपका जो ऑप्शनल है उनको सॉल्व करने के बाद आप जो टॉपर्स हैं उनकी भी आंसर शीट मिलती है मार्केट में, उनको आप पढ़िए, एनालाइज करिए एंड देन अपने नोट्स डेवलप करिए। प्रीलिम्स विदाउट मेंटेनिंग योर नोट्स आप क्लियर कर सकते हैं, एक अंडरलाइन करके हाईलाइट करके काम कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे MCQ है। बट मेंस में क्योंकि आपको प्रोड्यूस करना है मैटर, तो उसके लिए आपके लिए नोट्स, कंसाइज नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा अंत में मैं यही पूछना चाहूँगी, क्योंकि ये यूपीएससी एक्स्ट्रा क्लास है हमारी, तो इसमें अंजलि की तरफ से एक एक्स्ट्रा मंत्र जो सभी कैंडिडेट्स फॉलो करें और सबके लिए वो काम कर सकता है, रामबाण मतलब। एक मंत्र हर स्टेज के लिए डिफरेंट आई कैन गिव। प्रीलिम्स में आप फोकस करिए कि आप कितना टाइम डिवोट कर रहे हैं और आपका कितने आप टेस्ट लगा रहे हैं। मेंस में आप फोकस करिए आपकी आंसर राइटिंग पे कि आप अपने कितने थॉट्स डिलीवर कर पा रहे हैं। और थर्ड जो है, और वो शायद आई थिंक इज़ एप्लीकेबल, जो एक श्योर शॉट मंत्र है कि बी कॉन्फिडेंट, कि इट मैटर्स कि आप उस एग्ज़ाम डे पे कैसा आप प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। सो आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए एंड इफ़ आई कैन डू इट देन यू कैन डू इट। अंजलि बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ तक पे जुड़ने के लिए, और आगे यूपीएससी एक्स्ट्रा क्लास में और भी ऐसे मेहमान आप हमारे साथ देखेंगे जहां यूपीएससी की तैयारी कैसे करनी है आपको बताएंगे, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, सब कुछ आपको बताएंगे न्यूज़ तक की इस खास यूपीएससी एक्स्ट्रा क्लास में।